साथ वाले प्लॉट में चेक किया, वहां पे पिस्टल पड़ा हुआ था। सब कुछ इसको दिया गया, इसने आगे खुद किया है। और जिस लड़के ने कभी चूहा नहीं मारा वो इंसान को क्या मारेगा? इंसान किसको जिसको बैन करता है वो। और इसका एक कत्ल करने की वजह से हमारे 10 घर खराब हो चुके हैं। गिरफ्तार हुआ है ये इंडस हॉस्पिटल से, मेरी छोटी सिस्टर जो उसकी वाइफ है उसने इसको कॉल करके बुलाया है। कत्ल ये साबित हो गया, कत्ल इसने ही किया, लेकिन इसके पीछे और भी हाथ हैं। ये खुद इतना पावरफुल नहीं है कि ये खुद ही पिस्टल ले और खुद ही सारा काम कर सके, इससे करवाया गया है। इसने अंदर आके गोली मारी है उसको और साथ ही कमरे वॉशरूम में गया। ये वॉशरूम का जो दूसरा डोर है उधर से बाहर निकल के ऊपर भाग गए। जब मैं उनको बुला के वापस अंदर आया हूँ ना, तब मेरे बड़े बहनों ने देखा सारा माजरा। उसने मुझे बताया कि इसको गोली लगी हुई है, उसने बुलेट उठाई है। सीसीटीवी में कोई ना शख्स बाहर आया ना अंदर गया सोसाइटी के, कोई ताल्लुकात नहीं थे इसमें। ये जितना भी है बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। ये तो अब कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं था इसलिए मैंने मारा है, लेकिन ये तो पहले खुश था, मेरे साथ सब कुछ कराता रहा। नहीं, ऐसा कत्ल माफ नहीं हमने किया और ना ही कभी करेंगे, क्योंकि वो माफी वाला कत्ल है ही नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेजबान राणा दिलशाद, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज टीवी। नाज़रीन, सुंदर के इलाका मोलनवाल में एक दिल खराश वाकया पेश आता है। शादी से चंद घंटे पहले, बारात आने से चंद घंटे पहले दुल्हन को कत्ल कर दिया जाता है। और कातिल कोई बाहर से नहीं है, कातिल भी इसी घर में मौजूद था। जहां से आयशा की डोली उठनी थी वहीं से आयशा का जनाजा उठा। ये वो कमरा है जहां पर आयशा के तैयार करने के लिए, बारात के लिए तैयारियां जारी थी। अभी चंद ही लम्हे बाकी थे, उसने नींद से बेदार होना था और उसकी बारात आनी थी और उसने ब्यापिया घर सुधार जाना था। लेकिन क्या पता था कि बारात आने से पहले जहां मेरी बारात जानी थी उसी गांव में, उसी इलाके में मेरा जनाजा दफनाया जाएगा। सुरख अरूसी लिबास की बजाय मुझे कफन में मेरे ससुराल के गांव में ले जाया जाएगा। घर में खुशियां थी, मेहंदी की तकरीब थी, नाच गाना डांस टप्पे सब कुछ जारी था। इसके बाद बारात की तैयारियां थी। मां अपनी बेटी के कपड़े तैयार कर रही थी, बहनें चूड़ियां तैयार कर रही थी। लेकिन इसी दौरान इकराम उठता है और आयशा को कत्ल कर देता है। इसके पसे पर्दा कहानी क्या है? मेरे साथ मौजूद है मकतूला आयशा के भाई दिलावर, इनसे जानते हैं आखिर कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। वालेकुम अस्सलाम। जो इकराम की जानिब से पुलिस को बयान दिया गया कि ये रिश्ते का तनाजा था जिसकी वजह से मैंने आयशा को कत्ल किया, जी बिल्कुल झूठ है। ये रिश्ते हम दोनों घर खुश थे, मेरे वालिदैन भी खुश थे, वो भी घर खुश था। और इकराम की जो कहना है ये कि रिश्ते का तनाजा था ही नहीं, लेकिन ये भी खुश था। ये तो अब कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं था इसलिए मैंने मारा है, लेकिन ये तो पहले खुश था, मेरे साथ सब कुछ कराता रहा। अच्छा, शादी से पहले मैंने एक दूसरा बोला ना कभी हमने रिश्ता नहीं करना, चाहते ठहर जाओ। ये मुझे समझाता है नहीं यार, ये हमारी बहन जवान होगी, हमने शादी तो करनी एक दिन। अच्छा, इसकी शादी होने दो। मैं यही कहता था कि ठहर जाओ, थोड़े दिन ठहर जाओ। अब इसको उम्र ही क्या हो गई शादी की। अब कहता है यार शादी तो एक दिन करनी है, करने दो। मैं चलो जैसे इनकी रजा है, लेकिन ये सारे काम मेरे साथ खुद कराता रहा। शादी की तैयारियां जो हम कर रहे हैं, खाने वगैरह सामान ला रहे हैं, मेरे साथ कराता रहा। अच्छा, सारे ला रहे हैं, बहन कर रहे हैं, बहन कह रहे हैं, और मेरे साथ बहन ही कह रहा है। आज तक मैंने नोटिस नहीं किया कि मेरे सामने कोई इस तरह की हरकत की हो जिससे हमें इशू हो कि ये गलत है। मैंने कभी ऐसा नोटिस क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी 2 बहनें उधर थी। अच्छा, ये इकराम के घर, एक ग्राम के घर बहन है मेरी छोटी, ठीक है, जो मुझसे बड़ी उसके बड़े भाई के घर। अच्छा, और मेरी माँ को माँ कहता था, मुझे भाई कहता था, और हमारी छोटी बहन थी उसको बहन कहता था। वो कोई इस तरह का इशू सामने नहीं आता था जिस तरह के वो हमें महसूस हो। यानी जब पुलिस के सामने इकराम ने ये बयान दिया है कि रिश्ते का तनाजा था, हमसे पूछा नहीं गया, तो इसी वजह से मैंने तैश में आकर उसको कत्ल कर दी, सारी कहानी झूठ है। ये सब कुछ झूठ है, कोई रिश्ते का तनाजा था ही नहीं, तो हम सब लोग बहुत खुश थे। और इसने भी कोई हमें ये ऐसा महसूस नहीं कराया कि इसने कहां से ये पिस्टल लिया है, कैसे इसने लाकर गोली मार दी है। हालांकि रात तक हम खुश रहे। मेहंदी लाने गया, मैंने इसको पूछा आओ साथ चलते हैं मेहंदी लगाने लड़के के घर। इसने कहा मैंने नहीं जाना, मैं घर के निजाम देखता हूँ, अच्छा तुम लोग चले जाओ। इसका बड़ा भाई मेरे साथ गया है, मेरी मामा गई है। दिलावर भाई, जिस दिन मेहंदी की तकरीब शुरू होती है उस दिन घर में क्या माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था उस दिन, तो सारी रात हम जागते हुए रहे हैं, सारा कुछ ऊपर नाच गाना भी होता रहा। वो कहता मैं आया हूँ पूरी, मैंने मोबाइलों पे वीडियो देखी है, सबने मुझे बताया कि हमने बहुत डांस किया। ये भी बहुत खुश था, सबने डांस किया। अच्छा, वो कहता मेरे मोबाइल में वीडियो पड़ी हुई है अभी जो उन्होंने मुझे दिखाई है, क्योंकि कुछ भी नहीं था इस तरह का। बाद में कुछ देर बाद मैं सोने के लिए नीचे आया तो मेरी छोटी सिस्टर की तबीयत खराब थी। उसको जो इकराम की बीवी थी, इकराम को मैंने साथ लिया, उसकी बेगम को साथ लिया। मैं इंडस हॉस्पिटल गए हैं, वहां से हम दवाई लेके आए हैं, फिर इसको लटा दिया। फिर मैं बाहर सोने के लिए गया, इसको मैंने यहाँ पे लिटा दिया अपनी अम्मी के साथ। ये इकराम इस जगह पर लेटा हुआ था, इस जगह पे लेटा हुआ था, और इस कमरे में इकरा और आयशा सोई हुई थी। इकरा और आयशा और बड़ी आपी भी इधर ही सोई हुई थी। अच्छा, तीनों बहनें एक ही कमरे में सोई हुई थी।
और साथ जो हमारी कजन है उसकी बेटी भी थी साथ, जो हमारी कजन है ताया की बेटी वो भी इधर ही थी। लेकिन अचानक कैसे पता चला ये मुझे भी नहीं पता कि गोली किस तरह इसने चलाई है, क्योंकि अंदर आया है, इसने अंदर आके गोली मारी है उसको और साथ ही कमरे वॉशरूम में गया। ये वॉशरूम का जो दूसरा डोर है उधर से बाहर निकल के ऊपर भाग गया। दिलावर भाई, जिस दिन ये मेहंदी की तकरीब जारी थी वो घर पे आया, आपको कोई ऐसा शक हुआ कि इसके दिमाग में, इसके ज़हन में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं? पिस्तौल उसके पास था? नहीं, पिस्तौल उसके पास नहीं था, ना इसने मुझे दिखाई कुछ, ना ही मुझे महसूस हुआ, क्योंकि दोपहर को मेहंदी लगाने ये खुद गया साथ, क्योंकि मैंने और भी काम करने थे। मैंने इसको कहा यार मैं मेहंदी लगवा रहा हूँ, इसने कहा तुम दूसरे काम कर लो, मेहंदी मैं लगवा रहा था। और मुझे कोई शक ही नहीं था, क्योंकि वो बहन कहता था, वो मुझे खुद कहता था यार इस बहन को हमने ना बहुत अच्छे तरीके से भेजना है, आखिरी बहन और हमारी बस बहन है ही नहीं, इस घर की आखिरी बेटी है, हमें इसकी सारी खुशियां पूरी करनी है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक आपको बात बता दूं, इकराम की जो फैमिली है मैं उसको भी मिला हूँ, सारे बरेश हैं, दाढ़ियां सामने रखी हुई हैं और 5-5 वक्त के नमाजी हैं। मुझे उनके खानदान पे या उनके बारे में कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनको कोई चीज का इल्म हो या इकराम का करैक्टर खराब हो। लेकिन ये सारा वाकया क्यों हुआ? जिस दिन ये रात को हुआ है, इन दोनों की, आयशा की या इकराम का कोई झगड़ा भी हुआ या इकरा के साथ इकराम का कोई झगड़ा हुआ है? किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई झगड़ा किसी का भी नहीं हुआ। सब लोग खुश थे, अपने आराम सुकून से लेटे हुए थे। मेहंदी की तकरीब खत्म हुई है तो इस घर में चीखो पुकार शुरू हो गई है। 4 बजे के करीब किसी के मारने की, रोने की, चीखने की आवाजें। इस बात, ये क्या बात है इसमें? ये चीखो पुकार हुई है सुबह 5:30 बजे, 4 बजे नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि 4 बजे तक तो हम जाग रहे थे, 4:30 बजे तक। ये 5 से 5:30 दरमियान शुरू हुआ है, क्योंकि जब नमाज आने हुई है, नमाज के लिए उठे हैं, तब इन्होंने देखा है। तब अम्मी ने आयशा को उठाया है, उठाने लगी तो कमर उसका उठाया सर से, लेकिन उसका खून निकला हुआ था, कान भरे हुए थे खून से। अच्छा, तब ये चीखो पुकार शुरू हुई है। और जो मोहल्लेदार है उनके घर मैं भी गया हूँ चल के, मैंने कहा यार अपनी गाड़ी निकालो, मैंने अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल लेके जाना, क्योंकि मैंने 11 भाई पे कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठा रहा था। मैंने 2-3 कॉलें की हैं, आगे से कोई सर्विस हमें लाइन सीधी नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं उनके घर गया हूँ कि जल्दी से गाड़ी अपनी निकालो, हमारे पास गाड़ी तो थी नहीं, बाइकें थी। जो अपने हमसाये थे, बिल्कुल, तो इतना तो हक होता है ना जी हमसाये का। हमसाये आए हैं साथ, वो कहते हैं हमने गाड़ी निकाली है। हाँ। लेकिन हमने अंदर आके जब देखा, लेकिन उसको हमने पहले ये सोचा है कि उसको ना दिमाग की नस फट गई है। अच्छा, आपको ये नहीं पता चला कि गोली लगी ये नहीं पता चला। जब मैं उनको बुला के वापिस अंदर आया हूँ ना, तब मेरे बड़े भाई ने देखा सारा आजाद, उसने मुझे बताया कि इसको गोली लगी हुई है, उसने बुलेट उठाई है। अच्छा, फिर हमें पता चला कि इसको दिमाग की नस नहीं फटी, बुलेट लगी हुई है। फिर हमने बुलेट देखी, फिर हमने 15 पे कॉल की। पहले 15 पे कॉल किसने की थी? उसके बड़े भाई, इकराम के बड़े भाई ने भी की है, मैंने खुद भी की है, और भी हमारे मेहमान थे उन्होंने भी की है। इकराम ने नहीं की? इकराम ने नहीं की, बड़ी बहन ने भी की है। असल में हमारे 5-6 लोगों ने 15 पे कॉल की, यानी कि सबने 15 पे कॉल की है। 15 वाले आगे 1122 पे कॉल करते नहीं आए, आपने हमसाया तो वो आए हैं। तो उसके बाद फिर आप उस वक्त जिंदा थी आयशा? नहीं, आयशा मर चुके थे। आयशा मर चुकी थी? आयशा मर चुकी। फिर हॉस्पिटल नहीं लेकर गए? हॉस्पिटल नहीं लेके गए। फिर टीम आई है, पुलिस वगैरह आई है, उन्होंने देखा सारा माजरा। बाद में टीम आई है, वो अपनी कस्टडी में पोस्टमार्टम के लिए, वो अपनी कस्टडी में फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा उन्होंने, हॉस्पिटल नहीं लेके गए पहले से। दिलावर भाई, आपने कहा कि तीनों बहनें एक ही बेड पर, एक ही कमरे पर सोई हुई थी, एक कजन भी सोई हुई थी। बिल्कुल, किसी को पता नहीं चला कि इकराम आया है, उसने गोली मार दी है? किसी को नहीं पता चला? किसी को नहीं पता चला। ये इस बात का इश्यू है, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि हमें स्प्रे की गई है, बेहोशी की स्प्रे की गई। अच्छा, क्योंकि हम लेटे होते हैं ना, हमारे पास से भी कोई गुजर जाए, हम उसी टाइम उठ जाते हैं, और हमारी वालदा भी इतनी खबर होकर सोती है कि कुछ भी उसी टाइम पता चल जाता है। हत्ता कि गिलास भी उठाया जाए ना, उसकी आवाज है तो हमारी वालदा उठ जाती है। लेकिन उस रात क्यों नहीं उठ सके? क्योंकि स्प्रे की गई है बेहोशी की। अच्छा, किसी को भी नहीं पता चल सका। अच्छा, पहले स्प्रे किया है कि ताकि दूसरे को जाग ना जाए और मैं अपना काम पूरा करके चला जाऊं। अच्छा दिलावर भाई, जब आयशा को आपने पहले टाइम देखा, पहली नजर में देखा कत्ल होने के बाद, आयशा के जिस्म पर, चेहरे पर, गर्दन पर कोई तशद्दुद का निशान भी था? बिल्कुल था। इस गर्दन पे 2 नाखून के निशान थे, और गर्दन पे दुपट्टा खींचने के निशान थे, जिस तरह की फांसी लगाई जाए। और बाद में देखा हमने गर्दन में निशान थे। बिल्कुल नाज़रीन, इतनी सफाकियत, उस पर इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, इतनी चंगेजियत और सफाकियत का मुजाहरा किया गया कि पहले में कमरे में जो लोग सोए थे स्प्रे किया गया, तशद्दुद किया गया। दिलावर भाई, क्या ये सारा काम कोई एक बंदा कर सकता है? ये एक बंदे ने नहीं किया, लेकिन कत्ल तो इस पे ऊपर साबित है, इकराम ने किया है। कातिल ये साबित हो गया? कातिल ये साबित हो गया, कत्ल इसने ही किया, लेकिन इसके पीछे और भी हाथ हैं। और मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि इसको तो पकड़ा हुआ, लेकिन पीछे जो लड़कियां वो भी उठाई जाए जितनी जल्दी हो सके। वो जिससे पिस्टल लिया, जिससे हथियार लिया, जिसने ये इशारा दिया, उसको तो मारो।
मेरी बहन कत्ल की गई है, जिस चीज से इसके पीछे उसको उठाया जाए और मंजिल अंजाम पर पहुंचाया जाए। यानी आप कहते हैं कि ये कातिल एक नहीं था, ये कई कातिल थे, असला लाने वाला और था और तशद्दुद करना और स्प्रे लाना ये एक बंदे का सारा काम नहीं एक है। बंदे ने काम नहीं किया, इसको लाके दिया गया, सब कुछ इसको दिया गया, इसने आगे खुद किया है। जब इकराम ने कत्ल किया है, कत्ल करने के बाद वो घर पर मौजूद रहा या फरार हो गया? घर पे मौजूद रहा, घर पे मौजूद रहा। पुलिस आने तक वो मौजूद रहा। क्या कहता था आपको? वो उसने उसको मतलब पहले रोता रहा कि ये क्या हो गया है, हमारी बहन कत्ल हो गई है, ये कैसे हो गया है। तो फिर वो अचानक बहुत ज्यादा अपसेट हो गया कि मैं जो हॉस्पिटल लेके जाऊं, बीमार हो गया। मेरा छोटा कजन है, खाला अच्छा, का बेटा रवायती जो कातिल होता है ड्रामे करता है, चालाकियां दिखाता है बिल्कुल। कि मैं बीमार हो गया। ये सिर्फ ऐसी किया है। मेरा खाला का बेटा अदनान है, उसको इसने साथ लिया है, उसको पहले हॉस्पिटल लेके गया, दवाई लेके आए हैं। बाद में जब पुलिस आई है उसने फिंगरप्रिंट लिए, इसने भी फिंगरप्रिंट लिए हैं, तो इसके हाथ कांप रहे थे। अच्छा पुलिस वाले ने गुस्से से बोला कि अपने सीधी तरह फिंगरप्रिंट दो, कि पुलिस वाला तरीका कार तैयार करे। अच्छा इसने फिंगरप्रिंट अपने दिए हैं, लेकिन उसके बाद इसको टेंशन हो गई कि मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर इसने उसी मेरे खाला का बेटा जो अदनान है उसको बोला कि मुझे ना यार हॉस्पिटल लेके जाओ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो बाहर मेन पे लेके गया हॉस्पिटल जाने के लिए। बाहर मेन पे एक शॉप है, उसने कहा यार मुझे उतार दो, मेरा दिल घबरा रहा है। उसने उतारा, उसने खुद उसे जूस ला के दिया, ये जूस पियो तुम और तुम स्टे करो, फिर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वो कहता है यार वो हॉस्पिटल पे जाओ और मेडिसिन ला के खुद दे दो, मैं इधर बैठा हूँ। वो सामने मेडिसिन लेने खुद गया, पीछे से वो भाग गई। अच्छा, इकराम मेडिकल सेंटर से भाग जाता है? भाग गया। अच्छा, फिर गिरफ्तार कैसे होता है? गिरफ्तार हुआ ये इंडस हॉस्पिटल से। मेरी छोटी सिस्टर जो उसकी वाइफ है, उसने इसको कॉल करके बुलाया है। उसने कहा कि तुम कातिल नहीं हो, तुम परेशान ना हो, कातिल कोई और निकला है, लिहाजा तुम आ जाओ। यानी उसको ट्रैप किया? ट्रैप करने के लिए, जिस तरह हमें पुलिस वालों ने कहा था इसको कहो कि हम रजामंदी होगी हमारी, जो कातिल है वही पकड़ेगा, तुम बेफिक्र हो कि तुम वापस आ जाओ। उसको इंडस हॉस्पिटल बुलाया, वहां पे वो आया, उधर से पकड़ा गया। अच्छा, आपकी बहन ने, पुलिस ने एक कहानी बताई, आपने वो कहानी उसको सुनाई बहन ने और वो उसको बुला लिया। बिल्कुल। चले, ये तो पुलिस की एफिशिएंसी थी ना कि पुलिस ने उस वक्त पकड़ना था और अच्छी हिकमत अमली का मुजाहरा किया और कातिल को पकड़ लिया। आले कत्ल वो बरामद हो गया? हाँ बिल्कुल बरामद हो गया। कहाँ से? वो जो टीम आई है पूरी उनकी, कम से कम 7-8 गाड़ियां थी। अच्छा। 7 वो सी क्राइम वाले थे। उन्होंने बाहर सारा नोटिस किया, क्योंकि सीसीटीवी चेक किए हमने। सीसीटीवी में कोई ना शख्स बाहर आया ना अंदर गया सोसाइटी के। सोसाइटी के अंदर जो निकला था सुबह नमाज के लिए वही निकले, वो मौजूद थे। उसके बाद कोई लगा बाहर से शख्स ना आया ना गया। और जो कातिल था वो फिर महसूस हुआ घर में ही है, और घर की सारी छानबीन की, घर में कोई हथियार नहीं मिला हमें। अच्छा। कातिल था, लेकिन कातिल का पता नहीं था कि कातिल ये है। हाँ। और जो बाहर का जो विजिट किया उन्होंने, साथ वाले प्लॉट में चेक किया, वहां पे पिस्टल पड़ा हुआ था। वो किस तरह किया उधर? वो ये ऊपर भाग के गया ना छत पे, ये कि लोगों को पता लगे नीचे कोई था ही नहीं। ये कातिल ऊपर भाग के गया, ऊपर जाके इसने साथ वाले प्लॉट में पिस्टल फेंका है, उसकी मैगजीन निकाली, वो जो पीछे हमारे घर है, घर की बैक साइड पे, वहां पे इसने मैगजीन फेंक दी है। अच्छा, साथ वाले प्लॉट में उसने पिस्तौल और वो मैगजीन फेंक दी है। एक ही दफा फेंका होगा ना, वो गिर गया होगा, वो लहदा गिर गया था, मैगजीन इस तरह गिर गई, पिस्टल साथ लहदा गिर गया। मुझे दिलावर भाई बड़ी शर्म सी भी आ रही है ये बात करते हुए, और बात करना जरूरी भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर और मीडिया पर एक ऐसी चीजें चल रही हैं कि जिस पर मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। वो मैं आपसे, आप भाई हैं आयशा के, मैं किस तरह आपसे बात करूं कि आयशा के और उसके बहनोई के कोई नाजायज़ तल्लुकात थे। ये कहानियां आपके मोहल्ले से, आपके रिश्तेदारों से निकली और मीडिया और सोशल मीडिया पर जा पहुंची, इसमें क्या सदाकत है? ये बिल्कुल बात झूठ है, कोई ताल्लुकात नहीं थे इसमें। ये जितना भी है बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। और ये मैं मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ कि इनके घर माया नहीं है, बहनें नहीं है। मैं इसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी शर्म करो, कोई अपने आप, अपने अल्लाह के खौफ से डरो। तुम लोग कि तुम लोग को अल्लाह का खौफ नहीं है? ये बातें करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिन जिन लोगों ने ये गलत बातें की उनके सख्त कार्रवाई की जाएगी, और हम खुद करवाएंगे। ये किस तरह कहा है इन लोगों ने, क्योंकि बाकी भी चैनल चल रहे हैं, सारे वीडियो देख रहे हैं और मौका भी सारे देख रहे हैं। फिर इन्होंने ये बातें करते हुए इनको शर्म क्यों नहीं महसूस हुई? इनको अल्लाह का खौफ क्यों नहीं आ रहा? ये क्यों नहीं इस चीज को शर्म कराती है इनको लोगों को? दिलावर भाई, अल्लाह ताला आपको हौसला और हिम्मत दे, सबको ऐसी बातें करने वालों को भी। अच्छा दिलावर भाई, अगर ये वाली बात भी नहीं थी, इकराम बहन भी कहता था, सब मामला थे, तो कत्ल की वजह क्या बनी? क्या आयशा, जहाँ पर शादी आयशा की जा रही थी, आयशा वहाँ पर खुश नहीं थी? आयशा खुश थी, बिल्कुल बहुत खुश थी। बकायदा वो इतनी खुश थी कि उसके इस रिश्ते से 2 हमारे जो खानदान है ना, 20 साल के बाद वो आपस में मिल रहे थे।
और भी हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो नाराज थे हमसे भी, उनसे भी, वो भी मिल चुके थे। और ये एक रिश्ते की वजह से, एक आयशा की वजह से इतने ज्यादा जो पुराने रिश्ते हमारे खत्म हो चुके थे वो भी ज्यादा मिल अच्छा, रहे थे, आपस में जुड़ गए थे। बहुत सारे खुश थे। जो उनके घर जाना नहीं पसंद करते तो वो भी जा रहे थे, जो हमारे घर आना नहीं पसंद करते तो वो भी आ चुके थे। और इसका एक कत्ल करने की वजह से हमारे 10 घर खराब हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, जो दोबारा कभी मिल ही नहीं सकते। क्या आपने, आपकी वालदा ने और आपने, चूंकि आप घर के कफील हैं, वालिद आपके ज़ईफ हैं, वालदा आपकी ज़ईफ है, बिल्कुल। क्या आपने अपनी बाकी दोनों बहनों का घर बचाने के लिए, कहा जा रहा है कि मुलजिम को माफ कर दिया है, आयशा का कत्ल माफ कर दिया है, क्या इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, आयशा कत्ल माफ नहीं हमने किया और ना ही कभी करेंगे, क्योंकि वो माफी वाला कत्ल है ही नहीं था। क्योंकि हमारी आयशा बिल्कुल बेकसूर थी और मासूम थी, और इसने जो जिस टाइम पे आके उसको कत्ल किया है ना, ये कत्ल कभी माफ कर नहीं सकते हम। क्योंकि हमारे घर में जो खुशियां थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं, और एक आखिरी खुशी रह गई थी इसकी शादी की, वो भी हमारी खत्म हो चुकी है। और जब से आयशा कत्ल हुई है, मेरी माँ वालदा अभी तक नहीं चुप की और रो रो के पागल हो चुकी है। मैं आज अपनी वालदा को देखो, आयशा को देखो, ये इसको देखो, मैं आज इसको कभी नहीं माफ बात है करेंगे जी, वालदा तो जो है इसको भी नहीं माफ आयशा के करेंगे। और कपड़े, जिन जिन लोगों ने इसको शरह दी है, जिसने हथियार दिया है, जिसने साथ दिया है, उसको भी माफ नहीं करेंगे कभी भी। आपने कहा कि आयशा के इस रिश्ता जुड़ जाने की वजह से बहुत सारे हमारे खानदान, घर आपस में एक हो गए थे। बिल्कुल हो गए थे। आप जिस कातिल की निशानदेही कर रहे हैं कि इकराम के साथ कातिल, उसका सहूलतकार, फैसिलिटेटर कोई और भी है, बिल्कुल क्या है। वो भी आपके शरीके में से है? ये अभी कंफर्म नहीं है, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये खुद इतना पावरफुल नहीं है कि ये खुद ही पिस्टल ले और खुद ही सारा काम कर सके। इससे करवाया गया है। और जिस लड़के ने कभी चूहा नहीं मारा, वो इंसान को क्या मारेगा? इंसान किसको, जिसको बैन करता है वो, और जिसके पास कोई वजह भी नहीं है, कोई वजह रीजन भी नहीं नहीं है कत्ल करने कोई की। रीजन आया नहीं सामने, मीडिया वाले बताया ना, कोई रीजन आगे आ रहा कोई और, बस पुलिस वालों ने पूछा, उसने कहा ये मैं रिश्ते से खुश नहीं था। इस केले खुश होने से या ना होने से क्या होता है? लड़की खुश थी, लड़के घर वाले खुश था, तक लड़की का भाई खुश था, लड़के वाले भी सारे खुश थे। बहुत शुक्रिया दिलावर भाई। नाज़रीन, ये थे वो 23 साल दुल्हन आयशा के भाई दिलावर। ये एक भाई और 3 बहनें थी, 2 बहनें भी शादीशुदा थी, दिलावर भी शादीशुदा था। इस घर की सिर्फ एक बेटी आयशा थी, जिसकी खुशियों के लिए घर में हर तरफ खुशियां थी, हर बंदा खुश था, खानदान पूरा खुश था। इनका कहना था कि आयशा की शादी की वजह से हमारा जो टूटा बिखरा हुआ खानदान था वो भी साथ जुड़ गया। लेकिन आज हमारा ये खुशियों भरा घर जो है ये मातम कदा बन गया है। यहाँ पर शोक है। मेरी माँ हर वक्त मेरी बहन के कपड़े, चूड़ियाँ, दूसरी चीजें उठाए परेशान है। मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं अपनी माँ को संभालूं, अपनी बहन को संभालूं, पुलिस थानों में जाऊं, अदालतों में जाऊं, मैं क्या करूं? मैं इस वक्त परेशान हूं। एक इंतहाई पाक दामन शरीफ एक बच्ची पर तरह तरह के इल्जामात लगाने वाले कौन हैं, वो सारी चीजें आपने देख ली हैं। इनके कुछ खानदान के अफराद थे और कुछ मोहल्लेदार थे जिन्होंने ऐसी गलत गलत बातें, अफवाहें फैलाई। जो बंदा मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, उसके बाद अगर हम उसके खिलाफ बातें करते हैं तो सिर्फ उसके खिलाफ बातें नहीं करते, उसका तो सिर्फ कफन मैला होगा और आपकी अपनी आखिरत खराब होगी। नाज़रीन, आपने तमाम हक़ाइक़ जो पहली बार मीडिया पर आए, हम इनके घर आए, इनकी मेहरबानी, इन्होंने टाइम दिया, बड़े गम में थे, बड़ी परेशानी में थे, असिस्ट किया। मैंने कहा कि जी ये तरह तरह की बातें चल रही हैं, तो उसके बाद ये राजी हुए। ये मीडिया से बड़े नाला थे, नाराज थे। इन्होंने कहा कि मीडिया ने हमारे जख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक पाशी की, जिससे हम बड़े रंजीदा हैं। तो मैं दिलावर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ को हूं कि अल्लाह ताला आपकी मुसीबतें, परेशानियां ख़त्म करे। जो भी कोई आपका हिडन कातिल है, सहूलतकार है, वो भी पकड़ा जाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आखिर कातिल का साथी कौन हो सकता है, जिसने बहन और भाई का एक रिश्ता जो था वो बन गया था इसके बहनोई और साली के दरमियान। वो बहन कहते नहीं थकता था, वो भाई कहते नहीं थकती थी। ऐसी कौन सी चीज सामने आई कि जिसने इकराम के हाथों कत्ल करवा दिया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान राना दिलशाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।